तो दोस्तों, आज हम विज्ञान कक्षा 10 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो सकता है, जितना भी हम लगेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे आपको कम समय में सारगर्भित सामग्री उपलब्ध करवाएं। पहला चैप्टर है। इसमें कुल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर है, जिसमें से केमिस्ट्री के चैप्टर है 5, विज्ञान बायोलॉजी के चैप्टर है 4 और फिजिक्स के चैप्टर हैं 4 और 3 चैप्टर हैं दैनिक विज्ञान, दैनिक क्रिया में जो विज्ञान काम आती है उनके। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या है कि दो अभिकारक की अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनता है, जो अभिकारक व उत्पाद बनता है, उस इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2O किससे बना होता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो ये संपूर्ण क्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये जो सूत्र मैंने लिखा है, उस रासायनिक अभिक्रिया को उनके अभिकारकों में बांटना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये तो हो गई रासायनिक समीकरण। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे को देखना है। उसके रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तब अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कास होता है और ताप में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg प्लस O2 का सूत्र होता है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो इसकी अभिक्रिया होकर क्या बनेगी? MgO। तो यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई। लेकिन यह जो समीकरण के रूप में हमने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अगला रासायनिक समीकरण में इधर की चीज होती है, उसको कहते हैं अभिकारक, और इस चीज को कहते हैं अभिकारक, और इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। इसको चीज को कहते हैं प्लस ये तीर का चिन्ह लगा। रासायनिक समीकरण लिखना आप सभी को आता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब तक संतुलन नहीं होगा किसी भी चीज़ में, वह चीज़ उस चीज़ का कोई भी अहमियत नहीं होगी। Fe प्लस H2O Fe3O2 प्लस H2 Fe प्लस H2 Fe3H2 में इसमें और क्या है? टेंट्राइल विधि। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को ही टेंट्राइल विधि कहते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत को रूप में लिखना। भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। तो सॉलिड को S से डिनोट करते हैं, और द्रव को, लिक्विड को LiQ से डिनोट करते हैं, और गैस को G से डिनोट करते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, जिसमें से पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 उत्पादों का मिलन होता है वह संयोजन होगा। जिसमें 2 उत्पाद का अपने अभिकारकों में विघटन होगा, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक सक्रिय उत्पाद उससे कम निष्क्रिय उत्पाद को, उससे कम सक्रिय उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी द्विविस्थापन नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें 2 जगह विस्थापन होगा। जिस अभिक्रिया में किन्हीं एक तत्व दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करता है और एक तत्व दूसरे साथ अभिक्रिया करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसे ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन C+O2 का जब दहन होता है तो मीथेन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल
जल बाहर निकलता है तो यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस निकलती है। वियोजन अभिक्रिया FeSO4 Fe3 Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में विघटित हो जाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaCO3 CaO प्लस CO2 ऐसे ही PbNO3 का होल ट्वाइस का विघटन किसमें होगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2 में इसका विघटन होगा। आप देखेंगे सूर्य प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। AgCl का विघटन Ag प्लस Cl2 में हो जाता है। AgBr का विघटन Ag प्लस Br2 में होता है। AgBr का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया हमने देख ली, इसके उदाहरण देखिए। Fe प्लस CuSO4 Fe प्लस CuSO4 ये विस्थापन अभिक्रिया PSO4 प्लस Cu में विस्थापित हो जाता है। Zn प्लस CuSO4 की जब क्रिया कराते हैं तो Zn यहाँ पे अधिक सक्रिय है कॉपर से, तो ये कॉपर का जो SO4 है उससे अभिक्रिया कर लेगा और ZnSO4 प्लस Cu में बदल Cu इससे अलग हो जाएगा, ZnSO4 उत्पाद बना लेगा। ऐसे ही Pb प्लस CuCl2 की अभिक्रिया कराते हैं तो Cl2 PbCl2 के साथ जुड़ जाता है तथा कॉपर अलग हो जाता है। यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जल जो श्वेत प्रकाश की श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप्य कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 इसमें Na2Cl2 के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेता है तथा BaSO4 के साथ BaSO4 बना लेता है। Ba प्लस 2SO4 2 माइनस की अभिक्रिया से BaSO4 की अवक्षेप का निर्माण होता है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला है उपचयन व अपचयन। उपचयन यानी ऑक्सीजन का चुनना और अपचयन यानी ऑक्सीजन का निकलना। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बनता है? Cu प्लस O2 की अभिक्रिया होकर CuO बनता है। Cu कॉपर ऑक्साइड बनता है। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। CuO प्लस H2 तापन अभिक्रिया कराते हैं तो Cu प्लस H2O में बदल जाता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन होता है। कॉपर थर्ड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। जैसे कॉपर CuO है प्लस H2, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रही है तो इसका अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका उपचयन हो रहा है। जिस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में अपचयन व उपचयन दोनों हो। जैसे इस अभिक्रिया में देखिए आप MnO2 प्लस HCl में O2 यहाँ से अलग हो रहा है, MnO और HCl में यहाँ पे इसका तो अपचयन हो रहा है और इसमें उपचयन हो रहा है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पे यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास व हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? अब जैसे दैनिक जीवन में जब हम लोहे में जंग लग जाती है तो वह उपचयन अभिक्रिया का ही एक रूप है। संचारण उसे ही कहते हैं जब लोहे में जंग लग जाती है, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विकृत हो जाना या उसका खराब हो जाना या अपनी अवस्था का से दूसरी अवस्था में बदल जाना ही संचारण कहलाता है। लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबा पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? इस प्रक्रिया को ही
संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण है। संचारण के कारण कांच के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बने वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। अब इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए ही हम जैसे लोहे पर पेंट करते हैं, रेगमाल से साफ करते हैं, आदि क्रिया करते हैं। विकृत गंधित में क्या होता है, जैसे कोई चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट को अब लंबे समय तक स्टोरेज रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती तथा उस जो भी पदार्थ है उसका वह पदार्थ विकृत नहीं होता यानी खराब नहीं होता। वसा युक्त व तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद व गंध कैसी होती है, उपचयित होने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। प्राय तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने हेतु पदार्थ प्रतिओक्सीकारक क्या मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने पर चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते ताकि चिप्स का उपचयन न हो। यह विकृत गंधिता हो गया। ये पूरा संपूर्ण पाठ हो गया। आपने क्या सीखा? ऐसे में संतुलित किया जाता है, संतुलित करना बहुत आवश्यक है। ये जो भी प्रश्न है आप ये अपनी बुक से जो भी आपने एक बार किया है रीड कर लेना। दूसरा चैप्टर देखते हैं, अम्ल, क्षार व लवण। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण उदासीन होते हैं। अम्ल का उदाहरण जैसे इमली में जो स्वाद आता है वो खट्टा होता है, खट्टा यानी वो अम्लीय प्रकृति का है। क्षार जैसे साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। लवण उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसमें ना तो खट्टापन आता है ना ही जैसे यहाँ पे देखिए अम्ल, नींबू, पानी, सिरका व बेकिंग सोडा। नींबू तो अम्लीय प्रकृति का है, सिरका भी अम्लीय प्रकृति, बेकिंग सोडा क्षार प्रकृति का है। आप जानते हैं अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्थर को ये लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पत्थर क्या होता है? ये बैंगनी रंग का प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इस सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय जब यह बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। यह कैसा रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजन पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है। इसे अम्ल क्षारक सूचक व कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये अम्ल तो लीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस प्राकृतिक सूचक है। इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है श्वेत कपड़े पर लगे साबुन के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेष सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोपेनिल का भी उपयोग कीजिए। ये मेथिल ऑरेंज और फिनोपेनिल है, ये कृत्रिम संश्लेषित या कृत्रिम सूचक होते हैं, और लिटमस है जो ये प्राकृतिक सूचक है। इस अध्याय में हम अम्ल क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल रंग में गंधे परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल व क्षारक है। कुछ ऐसी पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय व क्षारीय के बदल जाते हैं, इस गंधीय सूचक कहते हैं।
अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया होकर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अम्ल प्लस धातु लवण, और ऐसे ही क्षारक में भी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्षारक भी लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके चूना, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल देखिए, COOH2 चूने का पानी का सूत्र है। CO2 के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस H2O बनाता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। CaCO3 और HO2O3 अभिक्रिया होकर क्या बनता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस AQ। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर ये किसके विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर आपको चूना पत्थर का कोई सूत्र पूछे, क्या बताएंगे? CaCO3। खड़िया पत्थर का भी CaCO3। संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है? CaCO3। सभी धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया देखिए, NaOH प्लस HCl की अभिक्रिया होकर क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया परिणामस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। कॉपर विलयन का रंग नील हरित हो जाता है। कॉपर विलयन का धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते धातु। ये याद रखना, धातु ऑक्साइड की को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करता है, जो कि क्षारक अभिक्रिया के समान है। इस प्रकार यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति क्षारीय। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी अम्ल व क्षारकों में क्या समानताएं हैं? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं, और OH माइनस युक्त सभी यौगिक क्षारकीय होते हैं। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन विद्युत का प्रवाह हो रहा है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, जो कि अम्ल में उपस्थित H प्लस धन, जिससे विलयन में H प्लस आयन अधिक होंगे वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और जिस विलयन में जितने अधिक OH माइनस आयन होंगे वह उतना ही क्षारकीय होगा। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक का क्या होता है? जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की उपस्थिति में HCl अणुओं में H प्लस आयन पृथक नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक कुछ क्षारक कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है और स्वाद कड़वा होता है। इसी प्रकृति संचारक होती है। जल में अम्ल व क्षारक की घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला तो ये समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अगर एक साथ मिला देंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और वह जो विलयन वह उछल के किसी के हाथ या पैर पे भी गिर सकता है। इसलिए जब भी जल में नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए तो उसे धीरे धीरे मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट जाता है। कांच इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक ऊष्मा होती है, और किसी भी पदार्थ को अगर कांच का पदार्थ में हम देखेंगे, कांच का पदार्थ है, उसमें अगर अत्यधिक गर्म पानी या कुछ भी विलयन डालते हैं तो वह टूट जाता है, छिटक जाता है। सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बे, सोडियम हाइड्रोजन की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह आप देखेंगे। जब जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3OOH माइनस प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई कमी आना ही तो इस प्रक्रिया को ही तनुकरण कहते हैं। अम्ल व क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। अगला है अम्ल क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं प्रबल अम्ल क्षारक की सूचकों का उपयोग करके अम्ल क्षारक में अंतर प्रदर्शित करते हैं। पिछले अध्याय में हमने H प्लस व OH आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना या तनुकरण के बारे में पढ़ा था। हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। इसको जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता ही उस विलयन का pH स्केल कहलाता है। सांद्रता के लिए स्केल विकसित किया जाता है इसे pH स्केल कहते हैं। pH में P का अर्थ होता है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ है शक्ति। पुषांश का मतलब होता है यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की शक्ति। और H इससे HPH इस pH स्केल में सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता व क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही अधिक होगा। यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होता है। हाइड्रोनियम आयन यानी हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। किसी उदासीन विलयन के pH का मान 7 है तो उसका मतलब है कि वह विलयन उदासीन है। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और किसी विलयन का pH का मान 7 से 14 के बीच में है तो वह विलयन में OH माइनस की सांद्रता अधिक होगी, वह विलयन क्षार प्रकृति का होगा। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अतिभारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये pH स्केल है। H प्लस आयन की सांद्रता इधर बढ़ेगी तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। और OH माइनस यानी H प्लस आयन की सांद्रता में कमी कर लो या OH माइनस आयनों की सांद्रता में वृद्धि, OH आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या होगा, क्षारकों की प्रकृति होगी। और ये 7 है जो उदासीन विलयन होता है। इस पर 7 पर अब नीचे ये सारणी तो प्रयोगशाला में करने की है। ये सारणी देखिए ये इम्पोर्टेंट है। जठर रस का pH आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। इस जठर रस का pH कितना होता है 1.2। नींबू का pH कितना होता है लगभग 2.2। शुद्ध जल का pH होता है 7 और रक्त का pH होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका सूत्र होता है MgOH2 का होल ट्वाइस, इसका pH होता है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का pH होता है 14। आगे देखिए अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रम से H प्लस आयन व OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लीजिए तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं तथा जबकि कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, जिसमें H प्लस आयन कम मात्रा में है वह तो दुर्बल अम्ल होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को हम दुर्बल अम्ल की श्रेणी में डालते हैं क्योंकि इसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है। प्रबल क्षारक में जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH माइनस की अधिकता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे शरीर का pH कितना था 7 और रक्त का pH था 7.4। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है।
जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। यानी अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा है और उसमें वह अम्लीय प्रकृति का होगा और नदी के जल के पीएच का मान भी कम हो जाएगा। जल का पीएच का मान कितना होता है? जल के पीएच का मान, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है ना। तो 7 है और इस 7 पे तो वह उदासीन होता है। लेकिन आप पानी पीते हैं तो अगर वह पानी कैसा होता है? पानी बिल्कुल उदासीन होता है ना, तो उसमें स्वाद आता है ना और कुछ आता है। नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी जलीय जीवधारियों के लिए उत्तर जीवता करनी नहीं होती, क्योंकि अब उसमें अम्ल मिल गया। नदी में अम्ल मिल गया तो क्या हो गया? H+ आयनों की कमी हो गई। जो जल सभी प्रकार के जो जलीय जीव है वह ऑक्सीजन सही प्रकार से नहीं ले पाएंगे। दूसरों ग्रहों में अम्ल पदार्थ, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले पदार्थों से बना होता है। क्या आपको लगता है इस ग्रह पर जीवन संभव है? अब सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है, तो वहाँ पे शुक्र ग्रह पर इसका शुक्र ग्रह का तापमान बहुत ही अधिक होगा और वह मोटे श्वेत पीले बादलों से बना होता है। हम आशा कर सकते हैं कि ऐसी समीकरण बन जाए जिससे एक बार वहाँ पे अगर मोटे बादल हैं तो वहाँ पे बारिश भी हो सकती है और बारिश हो जाएगी, जल है तो वहाँ पे ग्रह पर जीवन भी संभव है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी एकत्र कीजिए। ये मिट्टी के पीएच का मान ज्ञात करने के लिए ये चीज़ें प्रयोगशाला में करनी होती है। हमारी पाचन तंत्र का पीएच यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है। जब भी हमारे उदर को जब भी एक बात देख लेना, जब आप भूखे रहते हो लंबे समय के बाद तो उसमें हमारे पेट में चूहे तो दौड़ते ही हैं, लेकिन वो एक अलग ही डकार वगैरह एक खट्टी डकार आने लग जाती है, तो वह अपच का कारण है। उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड में क्या होता है? अब यहाँ पे तो ज़्यादा क्या हो गया अमल। अब एंटी एसिड में क्या देंगे? क्षार देंगे तो वह उदासीन हो जाएगा। एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटी एसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए एंटी एसिड के रूप में एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम है जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हम मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थों को निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इनसे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। यानी कि हम कई दिनों से मंजन नहीं करते हैं तो हमारी मुंह में देखना एक अलग सी स्मेल और हमारा मुंह ऐसे अम्ल प्रकृति का हो जाएगा। तो अगर वो स्थिति है तो उसमें क्या है कि पीएच का मान, हमारे मुंह का पीएच का मान 5.5 होता है। अब अगर हम कई दिनों से अगर ब्रश वगैरह नहीं किए हैं तो ब्रश में क्या होता है? ब्रश में ये होता है क्षार। अब ब्रश करेंगे तो वह मुंह को पीएच का मान को उदासीन कर देगा। मुंह के पीएच का मान 5.5 ब्रश करेंगे
वो उदासीन हो जाएगा। उसके बाद मुँह का पीएच का मान की जो स्वाभाविक प्रकृति है वह 5.5 की है, तो मुँह का पीएच का मान थोड़ी देर बाद फिर 5.5 के आ जाएगा, और हम एक समय के बाद दोबारा मंजन कर लेंगे तो वो चीज़ मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर हम कई दिनों से या कई महीनों के बाद भी नहीं करते हैं तो वह अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, और जो पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा, जो हमारे मुंह के लिए हानिकारक है, उससे दंत क्षय हो जाता है। अगला है पशुओं या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मैथुनिक अम्ल, वह अम्लीय प्रकृति का होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दंत व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाली बाल मैथुनिक अम्ल छोड़ते जिसके कारण जलन वाली दर्द का अनुभव होता है। नेटल एक शाकीय पौधा जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मैथुनिक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। अब आपको इस चीज़ का हो जाने की डोक क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्षार होगा जो जिससे उदासीन होगी। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डोक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप सब अब जान रहे होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक पर लगने पर प्रभावी हो? अब इस सारणी को देखें, ये सारणी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है। सिरके का आपको परीक्षा में ऐसे पूछ सकते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो उसका आंसर है एसिटिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अगला है अम्ल क्षार का, तो हमने पढ़ लिया। अम्ल क्षार के बारे में तो हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अगला है लवण परिवार। लवण परिवार के बारे में जानेंगे। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से जो चीज़ बनती है वह है अम्ल। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक के पीएच लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और प्रबल क्षारक व दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक हो और ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक का सबको पता है सूत्र क्या होता है, NaCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयनीय अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हमें अपने भोजन में उपयोग करते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़ी आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारी दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कैसे एक पदार्थ का उपयोग कर विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को क्लोरोचार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया में तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। कैथोड हाइड्रोजन पे मुक्त होती है
इसका उपयोग ईंधन, मार्केटिंग व खाद्य के लिए, अमोनिया के लिए किया जाता है। एनोड जल की स्वच्छता में स्विमिंग पूल में पीवीसी, रोगाणुनाशक सीएफसी, कीटनाशक में किया जाता है। NaOH धातुओं से गिर हटाने के लिए, साबुन तथा मार्जा कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या आप जानते हैं? जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना NaCaOH का उल्टा इस क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। विरंजक चूर्ण को सूत्र CaOCl2 से दर्शाया जाता है। CaOH + Cl2 की अभिक्रिया से CaOCl2 H2O का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग, सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा व लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पीने वाली जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। NaCl + H2O + CO2 + NH3 की अभिक्रिया होकर NH4Cl + NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? यह दुर्बल असंचारक क्षारक है। NaHCO3 के ऊष्मा के रूप में जब विघटित किया जाता है तो यह Na2CO3 + H2O + CO2 में विघटित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य पदार्थ का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 + HCO2 + H2 अम्ल का सोडियम लवण यानी Na2CO3 बनेगा यहाँ पे। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावर उठी हुए केक में खमीर उठ जाता है, यानी NaHCO3 जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने देखा होगा पूरी में जब अजवाइन के साथ गिरते हैं तब मीठा सोडा, उसी के कारण उनमें पूरी में फुलाव आता है मीठे सोडे के कारण। जैसे कई बार गुलाब जामुन में भी मीठा सोडा गिरते हैं जिससे स्पंज हो जाता है। उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संघटनाचार्य होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अगला है धूनी का सोडा। धूनी का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 H2O। धूनी का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप देख चुके हैं बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धूनी का सोडा प्राप्त किया जैसे क्षारीय लवण Na2CO3 + 10H2 Na2CO3 10H2 10H2 क्या दर्शाता है? यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है, आर्द्रता दर्शाता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों सोडे का उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है। लवण का जल
रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग वापस आ जाता है। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, CaSO4 2H2O। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CuSO4 12H2 बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CaSO4 12H2O 12H2 CuSO4 2H2। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CuSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने के सजावट का सामान सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्या पता करें कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? ये आपको पता करना है। तो हमने 2 चैप्टर के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अगला चैप्टर धातु। धातु तीनों चैप्टरों को एक साथ ले लेंगे। धातु व अधातु, रूप धातु, कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन व उसके यौगिक। और अगला चैप्टर कौन है? जैव प्रक्रम। तो अगला शायद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इन चैप्टर को एक साथ कल देख लेंगे। 2 चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करके आना कल आप।